हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। आज हम लोग बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर शुरू करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पहले लेक्चर में हम लोगों ने जीवों के बारे में समझा था, सजीवों के बारे में, ठीक है, कि सजीव क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, और साथ ही साथ उनके अंदर क्या ऐसे विशेष गुण होते हैं जिसके कारण सजीव कहा जाता है। ठीक, तो हम इस सभी चीजों को समझ चुके थे पहले लेक्चर में। तो हम इन सभी चीजों को पहले लेक्चर में समझ चुके थे, ठीक है। आज हम लोग का दूसरा लेक्चर है, ठीक है, और दूसरे लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि सजीव के क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे वो क्या होते हो सकते हैं, मतलब सजीव उन्हें कहा जा सकता है। ठीक, तो हम लोग उसके बारे में समझेंगे। ठीक, अगर और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर सजीवों के लक्षण के बारे में, जो हमारा दूसरा लेक्चर होगा इस टॉपिक का। तो हम लोग शुरू करेंगे सजीवों के लक्षण के बारे में, ठीक है, कि सजीवों के लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं सजीवों के लक्षण के बारे में, ठीक है। तो सजीवों के लक्षण में अगर देखा जाए तो वैसे तो सजीवों के कई सारे प्रकार के लक्षण होते हैं, ठीक है। जो सजीव होंगे उनमें से बहुत सारे गुण होंगे, ठीक, और बहुत से प्रकार के क्या होंगे उनके लक्षण होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि जैसे महत्वपूर्णता के हिसाब से देखा जाए तो ये 7 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। कितने? 7 प्रकार के। कौन कौन से? जैसे पहला आपका है वृद्धि। ठीक, पहला है आपका वृद्धि, यानी कि ग्रोथ के बारे में बताया जाता है। तो सजीव को ये बताया जाता है कि अगर कोई ग्रोथ करता हो, ठीक है, तो वो एक तरीके से सजीव है। अब देखा जाए अगर इंसान को और प्लांट को, एनिमल को एक तरीके से, तो ये भी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन बॉडी देखी जाए, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी हर एक प्रकार से ग्रोथ कर रही है, मतलब वो ग्रोथ भी करती है, साथ साथ चल फिर भी सकती है, ठीक है। और वही प्लांट को देखा जाए तो वो भी ग्रोथ करते हैं, लेकिन वो एक ही स्थान पर रह के ग्रोथ करते हैं। ठीक, वो एक स्थान पर रह के ग्रोथ करते हैं। उसी तरीके से अगर देखा जाए प्रजनन के बारे में, तो हर एक जीव जो सजीव है वो एक तरीके से प्रजनन में कार्य करता है, ठीक है। आप इसको नोट भी करते रहिए। तो यहाँ देखा जाए तो वृद्धि के रूप में हो गया। अब प्रजनन को देखा जाए तो इसी तरीके से बताया गया कि प्रजनन जो होता है वो हर एक व्यक्ति या फिर हर एक प्लांट, हर एक जीव क्या करते हैं, प्रजनन में भाग लेते हैं, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन में। यहाँ देखा जाए तो प्रजनन की व्यवस्था जो होती है प्लांट में सीड के माध्यम से होती है, ठीक है। और साथ साथ अगर ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो एक तरीके से ये हार्मोन्स के द्वारा क्या करती हैं, कार्य करते हैं। और यही एनिमल्स में भी देखा जाए तो उसी तरीके की प्रक्रिया है, ठीक। और प्लांट्स में देखी जाए तो सीड के माध्यम से क्या होते हैं, कार्य करते हैं प्रजनन की व्यवस्था। और अगर और हम लोग जो क्लास 12 में चीजों को पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कुछ ऐसी और चीजें होती हैं, मतलब जैसे पंछियों के माध्यम से, भंवरों के माध्यम से, ठीक है, इनके माध्यम से प्रजनन की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, आप पढ़ेंगे आगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप आगे पढ़ेंगे भी इसके बारे में कि वाटर मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं प्लांट, वो किस तरीके से प्रजनन करते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों, मतलब हर एक जीव जो है और हर एक प्लांट जो है, एक तरीके से सबकी प्रजनन करने की प्रक्रिया जो है अलग अलग है। लेकिन जितने सजीव हैं, ठीक है, वो सभी क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। ठीक, अब फिर बताया था उत्तेजनशीलता के बारे में, ठीक है। हम समझेंगे कि उत्तेजनशीलता क्या चीजें होती हैं। ठीक, ठीक है। तो अब हम देखेंगे उत्तेजनशीलता क्या चीज होती है। तो उत्तेजनशीलता ये किस तरीके से कार्य करती है, ठीक है, जो कि हर एक प्रकार से सजीव के प्रमुख लक्षण होते हैं। ठीक, कि कितना ज्यादा आपके शरीर में एनर्जी है, ठीक है, कितना ज्यादा आपके शरीर में एब्जॉर्बेशन यानी अवशोषण है, क्योंकि जितनी तेजी के साथ आपके शरीर में अवशोषण की प्रक्रिया होगी उसी ही तरीके से आपके शरीर में उत्तेजनशीलता कार्य करेगी। ठीक, उत्तेजनशीलता इसी को कहते हैं, इसे किसी कार्य को करने के लिए कितना आप ज्यादा क्या है, उत्तेजित है, यानी कि कार्य करने की कितनी ज्यादा आपके अंदर दृढ़ शक्ति है। ठीक है, तो इस तरीके से बताया था कि उत्तेजनशीलता के बारे में, ठीक, जिसे आप लोग हम आज के समय मोटिवेशन के रूप में बताया जाता है कि हम कितना ज्यादा किसी कार्य के लिए मोटिवेट है, ठीक है। लेकिन
उत्तेजनशीलता जो होती है एक तरीके से कभी कभी ये अगर दुष्प्रभाव के तरफ तरफ देखा जाए तो ये भी नुकसानदायक होती है। ठीक, तो यहाँ बताया जाता है कि जो सजीव के प्रमुख लक्षण है, उत्तेजनशीलता क्या करती है हमारे शरीर में, बहुत उत्तेजनशीलता बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर में। नहीं तो किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हम मोटिवेट नहीं रहेंगे तो वो कार्य हो नहीं पाएगा। ठीक, तो यहाँ उत्तेजनशीलता को बताया जाता है। फिर उपापचय के बारे में बताया जाता है। तो ये उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के तरीके से कार्य करता है एक तरीके से देखा जाए। और मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में या हर किसी के प्लांट या फिर जीव जगत में भी जहाँ मतलब कि एनिमल किंगडम में भी अगर देखा जाएगा तो उसमें भी मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय की क्रिया वो इसी तरीके से कार्य करती है। ठीक, फिर दिया गया है स्वप्रतिकृतकरण की क्षमता के बारे में। ठीक है, अब ये किस प्रकार की क्षमता, जैसे हम लोग अभी समझे उत्तेजनशीलता के बारे में, तो उसी तरीके से ये किस तरीके की क्षमता व्यक्त करता है, तो ये एक तरीके से व्यक्त करता है सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। ठीक है, रिस्पेक्ट शीलता के लिए एक तरीके से व्यक्त करता है कि आप कितना ज्यादा मतलब कि ह्यूमन बॉडी जो है वो कितनी ज्यादा मात्रा में अपने आप को क्या करती है, सेल्फ रिस्पेक्ट देती है। ठीक, ये भी तरीके की क्षमता को व्यक्त करता है। फिर बताया था सुसंगठित शरीर के बारे में। ठीक, अब ये सुसंगठित शरीर मतलब कि हमें शरीर को किस तरीके से संगठित किया गया है, कि हमें पता है कि जो हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई है वो एक तरीके से क्या है, सेल है। ठीक है, और सेल के कलेक्शन को एक तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू के रूप में कार्य करता है। और टिश्यू का कलेक्शन एक तरीके से ऑर्गन के तरीके से क्या करता है, कार्य करता है। तो मैं बताया था कि हम लोग के शरीर या किसी भी सजीव जगत के शरीर जो है वो किस तरीके से कार्य करते हैं। ठीक, फिर आगे दिया गया है अनुकूलन की क्षमता। अनुकूलन की क्षमता क्या होती है कि आप कितना ज्यादा किसी भी क्षेत्र में या किसी भी वातावरण में रहने के क्या है, अनुकूल है। ठीक, तो अनुकूलन की क्षमता आपके शरीर से ही डिपेंड करती है कि आप जैसे बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी तो आप उसके प्रति अनुकूल है, रह पा रहे हैं उस जगह पे कि नहीं रह पा रहे हैं। बहुत ज्यादा ठंडक होने तो आप उस जगह पे रह पा रहे हैं कि नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें बताती हैं हमें अनुकूलन क्षमता के अंतर्गत कि हमारे अंदर शरीर में कितनी क्षमता है किसी के प्रति रहने की, सजग रहने की, या एक तरीके से किसी के प्रति एक तरीके से उसके साथ रहने की। ठीक है, कि कितना हम अनुकूल है कितना प्रतिकूल है, चाहे वातावरण हो, चाहे इंसान हो, चाहे किस भी तरीके की व्यवस्था हो, तो किस तरीके से किसके प्रति कितना अनुकूल रहते हैं। ठीक है, तो ये बताया था अनुकूलन की क्षमता के बारे में। ठीक, तो ये हो गया आपके सजीव के लक्षण के बारे में, जिसमें आपका वृद्धि है, प्रजनन है, उत्तेजनशीलता है, उपापचय है, स्वप्रतिकृत कारण की क्षमता है, सुसंगठित शरीर और अनुकूलन की क्षमता। ये चीजें 7 प्रकार की ऐसी हैं जो एक तरीके से सजीव के लक्षण के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे फिर समझेंगे कि शरीर सुसंगठित होते हैं, मतलब हम लोग का जो पहला टॉपिक होगा आगे चीजों को समझेंगे कि सजीवों के जो प्रमुख लक्षण तो दिए गए हैं लक्षण। ठीक है, अब इन लक्षणों को हम लोग अच्छी तरीके से डिफाइन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला आपका होगा सजीवों के सुसंगठित, ठीक है, होते हैं। चलिए इसको बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, सजीव सुसंगठित होते हैं। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक होगा सजीवों के लक्षण के बारे में। हमारा पहला टॉपिक होगा कि सजीव सुसंगठित, ठीक है, सुसंगठित होते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें बताया जाता है क्या है कि हमारे शरीर का जो निर्माण होता है, ठीक है, वो एक तरीके से हमारे मतलब हमारे जटिल शरीर का जो निर्माण होता है परमाणु से होता है। ठीक, अब इसमें सबसे बड़ी चीज यही है कि परमाणु से होता है, इसका मतलब क्या है, परमाणु से होता है इसका मतलब क्या है। तो अगर देखा जाए तो इस ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले बताया था बिग बैंग सिद्धांत के बारे में। ठीक, तो बताया था बिग बैंग सिद्धांत के बारे में कि किस तरीके से बिग बैंग सिद्धांत ने या बिग बैंग थ्योरी ने किस तरीके से परमाणु के बारे में, मतलब वो परमाणु कह रहे हैं सॉरी, किस तरीके से मतलब कि बिग बैंग सिद्धांत इस तरीके बताया कि किस तरीके से जीव की उत्पत्ति हुई, किस तरीके से ब्रह्मांड जो कि एक आग का गोले के रूप में था और फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, परिवर्तित होता चला गया और आज इस तरीके की व्यवस्था बनती चली गई। ठीक, तो यहाँ यही बताया जाता है कि जो जटिल शरीर का निर्माण होता है परमाणु से होता है। अब परमाणु एक तरीके से देखा जाए तो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। ठीक है, परमाणु एक तरीके से क्या होता है, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, तो उनको एक अविभाज्य के रूप में बताया जाता है। ठीक, तो एक तरीके से क्या होते हैं, अविभाज्य पार्टिकल के रूप में होते हैं। और फिर बताया है जो तत्वों के मौलिक इकाई है, कोई भी तत्व यानी कि कोई भी एलिमेंट, जैसे हम लोग के शरीर में भी बहुत सारे एलिमेंट रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कार्बन हो गया, ठीक, हाइड्रोजन हो गया, फिर साथ साथ फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, ठीक, ये सब एक तरीके से हमारे शरीर के क्या है, तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं। ठीक,
और जो इस तरीके से कार्य करते हैं, जैसे हमारे शरीर में जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है वो उस तरीके से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और कार्य करने की व्यवस्था क्या है कि हम लोग डेली के डेली हर एक सप्लीमेंट को, हर एक एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, डेली के डेली हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ बताया था कि तत्वों की जो मौलिक इकाई है, ठीक है, परमाणु से होता है, जो क्या है, तत्वों की एक तरीके से मौलिक इकाई है। अब बताया फिर आगे क्या है कि परमाणु परमाणु तथा अन्य परमाणु से मिलकर ही अणुओं का निर्माण होता है। ठीक, परमाणु के बहुत सारे जब परमाणु एक जगह पे मिलते हैं तो अणुओं का, जैसे हम लोग ऐसे समझे कि जब कोशिकाओं का बहुत बड़ा समूह मिलता है, कलेक्शन, तो एक तरीके से ऊतक का निर्माण होता है। ठीक, तो जो ऊतक का निर्माण होता है वैसे में, तो इसी तरीके से ऊतक भी मिलकर कुछ बनाते होंगे, और जो बनाता होगा वो ऊतक भी कई तरीके से वो चीज मिलकर भी कई चीजें बनाती होगी। इस तरीके से पूरी व्यवस्था बनकर हमारी जटिल शरीर का निर्माण होता है। ठीक, तो यही बताया जाता है कि जैसे वो भी चीजें बनती कैसे, परमाणु से बनती है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से ही क्या होती है, चीजें बनकर तैयार होती हैं। तो यही बताया था कि परमाणु से मिलकर अणुओं का निर्माण होता है। ठीक, अब इसी तरीके से हम और चीजों को समझेंगे कि जैसे परमाणु से मिलकर अणुओं का निर्माण होता है, वैसे हमारे शरीर में भी बहुत सारी चीजें मिलकर क्या होती हैं, सब चीजों का निर्माण करती हैं। इसको हम लोग और आगे समझेंगे। चलिए, अब इसी तरीके से अगर देखा जाए हम लोग आगे, तो जीव का जीव की जीव की जो हमारी इकाई है, ठीक है, उसे कोशिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक, अब यहाँ ही बताया जाता है, जैसे हम लोग यहाँ भी समझे थे कि जटिल शरीर का जो निर्माण, हमारे जटिल शरीर का जो निर्माण होता है वो परमाणु से होता है, और तत्व जो है परमाणु का मौलिक इकाई है। उसी तरीके से जीव भी क्या है, जीव की जो इकाई है वो कोशिका है, सेल जिसको कहा जाता है। ठीक है, क्या है, कोशिका, जिसे सेल कहते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को हाई स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा कि कोशिका की खोज किसने की थी, लेकिन जब आप लोग ये पढ़ते हैं कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, तो वहां पर आप देखिए तो बताया था मृत कोशिका की खोज। ठीक है, मृत कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि जीव की जो इकाई है उसको क्या कहा जाता है, कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग अच्छी तरीके से आगे समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जीव की इकाई जो है कोशिका के रूप में होती है। और कोशिकाओं के जो समूह होता है, अभी हमने आपको बताया कि कोशिका का समूह, कोशिका का समूह समूह ऊतक कहलाता है। ठीक, तो कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ चीज देखा जाए तो अगर कोशिका के समूह को ऊतक कहें, तो कोशिका को अगर हम लोग देखें तो कोशिका एक तरीके से दो प्रकार में होती है, आप सबको पता होगा। एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय, और एक होता है बहुकोशिकीय। ठीक, तो इस दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव। अब अगर देखा जाए बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार, तो सबसे पहले बताया जाता है कि पहले एक कोशिकीय जीव यहाँ पर पृथ्वी पर आए। ठीक, एक कोशिकीय, फिर धीरे धीरे उन्होंने ऐसी व्यवस्था प्रक्रिया, आगे हम लोग समझेंगे इसके बारे में भी कि किस तरीके से एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय में परिवर्तित हुए, और किस तरीके से मनुष्य मतलब बंदर से किस तरीके से लोग एक तरीके से मनुष्य के रूप में आए, सीधे खड़े हुए चलना शुरू किए। तो इन सब चीजों के आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी पहले छोटी चीजों को समझते हैं। ठीक, तो यहाँ बताया कि जीवन की इकाई को कोशिका कहते हैं, और कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिका आपका दो प्रकार से होता है, एक कोशिकीय और दो कोशिकीय के रूप में ये पाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका हम लोग आगे समझना शुरू करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो बहुत बहुत से अन्य परमाणु मिलकर एक तरीके से अणुओं का निर्माण करते हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर को अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में भी हमने बताया कि जो कोशिका होता है, कोशिका होती है, ठीक है, इसके समूह को, ठीक है, क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। फिर उसी के बाद ऊतक के समूह को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनेली की अंग की व्यवस्था कहते हैं। तो अंग की व्यवस्था को, समूह को क्या कहा जाता है, अंग तंत्र कहा जाता है। ठीक,
तो यहाँ इस तरीके से बताया जाता है कि कोशिका के समूह को ऊतक यानी सेल के कलेक्शन को टिश्यू कहते हैं, कलेक्शन और टिश्यू के कलेक्शन को ऑर्गन कहते हैं, ऑर्गन के कलेक्शन को अंग तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी होल बॉडी तैयार हो जाती है। ठीक है, कोशिका के समूह को ऊतक, ऊतक के समूह को अंग कहते हैं, अंग के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी होल बॉडी तैयार। इसी तरीके से ये सब मैंने आपको बताया कि परमाणु जो है, बहुत सारे परमाणु मिलकर एक तरीके से तत्व का निर्माण करते हैं, चाहे वो आपका हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे लिथियम हो, चाहे कोई भी तत्व हो। तो इस तरीके से बहुत से तत्व मिलकर क्या करते हैं, एक तरीके से वो बहुत से एलिमेंट मिलकर क्या करते हैं, एक तरीके से तत्व का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.